Okay, so assalamu alaikum. In this video, we'll be taking a look at the melanoma, which is a malignant tumor of the melanocytes. और इसका जो benign counterpart है, that is a benign nevus. ठीक है. अच्छा, melanoma एक less common tumor है skin का, less common skin cancer, लेकिन it's a highly malignant skin cancer and it has a very high metastatic potential. और and it is one of the skin cancer, but I should say it is the only skin cancer which can cause death even. और इसका metastasis vital organs में भी होता है, lungs में, liver में, bones में even. ठीक है. तो बट मोस्ट मेलानोमाज आर क्योर्ड सर्जिकली. इसका भी वही है रिस्क फैक्टर जो कि बाकी स्किन कैंसर का था, दैट इज सन एक्सपोजर, यूवी लाइट एक्सपोजर और जिसे हम कहते हैं ज़ोडर्मा पिगमेंटोसा डिजीज़ और एल्बिनिज्म ना. ठीक है. अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के इंपॉर्टेंट जेनेटिक म्यूटेशंस देखी थी, हमने बेसल सेल कार्सिनोमा के इंपॉर्टेंट जेनेटिक म्यूटेशंस देखी थी. तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन, इनफैक्ट इसका जो प्रोग्रेशन होता है, इसका आगे बना हुआ है प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है कि विद द ये ना मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डिफरेंट म्यूटेशंस डिफरेंट जीन्स में एक्वायर होती रहती हैं और इसका प्रोग्रेशन बढ़ता रहता है टुवर्ड्स द मेटास्टेटिक स्टेज. तो जितने उसमें म्यूटेशंस आएंगे डिफरेंट लेवल्स पे, उतना ज़्यादा ये ट्यूमर मैलिग्नेंट होता रहेगा. और अगर वो एक ही लेवल पे इसकी म्यूटेशन रुक जाएंगे तो ये ट्यूमर भी उसी यू कैन से उसी मैलिग्नेंट पोटेंशियल रहेगा और उससे आगे नहीं जाएगा. ठीक है. तो कुछ ऐसा इसका भी सिनेरियो होता है. तो बस ये लिखा हुआ है कि मेलानोमा इज मेनली कॉज बाय यूवी लाइट इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज. और इसमें स्टेप वाइज एक्विजिशन होती है ड्राइवर म्यूटेशंस की. फिर किन किन जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं हम आगे देखते हैं. अच्छा, कहा जाता है कि ये जो मेलानोमा है ये स्पोरेडिकली भी हो सकता है. ठीक है. और किसी सिंड्रोम का पार्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फेमिलियल सिंड्रोम कॉल्ड एज अ फेमिलियल डिस्प्लास्टिक नेवस सिंड्रोम, एज यू कैन सी. अच्छा हाँ, तो ये फेमिलियल डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल निवाए होते हैं बॉडी पर और वो डिस्प्लास्टिक होते हैं, तो वो एक्ट करते हैं प्रिकर्सर लीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मेलानोमा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं जो कि फेमिलियल नेवस सिंड्रोम में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जर्म लाइन म्यूटेशन होती है CDKN2A लोकस में. अब CDKN2A लोकस में मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये लोकस होता है CDKN2A जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर मेलानोमा अकरेंस. अच्छा, अब होता ये है कि हमने इस लोकस को ऑब्जर्व करते हैं विद पीपल विद फेमिलियल डिस्प्लास्टिक नेवस सिंड्रोम. अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लोकस है ना, इसमें दो हमारे मतलब के जीन्स हैं, दो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं इस लोकस में. तो अगर इसमें म्यूटेशंस हों, जर्म लाइन म्यूटेशंस हों या स्पोरेडिक म्यूटेशंस हों, तो वो दो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. इसमें एक जीन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जीन P16. सेकेंड जीन इंपॉर्टेंट, दैट इज़ जीन P14. ठीक है. ये जीन P16 P14 जो कि CDKN2A लोकस से प्रेजेंट होती हैं, इन दोनों की इनएक्टिवेशन होती है इन केस ऑफ फेमिलियल एंड स्पोरेडिक केसेस ऑफ मेलानोमा. अच्छा, जो जीन P16 है ना, ये जीन कोड करी थी फॉर अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर. ठीक है. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के लिए जीन कोड करती है. और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है ये रेगुलेट करता है GI टू GS फेज की ट्रांजिशन को ऑफ द सेल साइकिल बाय मेंटेनिंग द रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन इन इट्स एक्टिव फॉर्म. ठीक है. तो P16 किससे रिलेटेड है? P16 बेसिकली RB रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन को उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है. अब RB जीन ने रोल प्ले करना होता है GIS ट्रांजिशन फेज में. ठीक है. तो अगर GIS फेज को रेगुलेट ना किया जाए तो ये फेज यू कैन से रैपिडली गुजरता रहेगा और DNA को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो उस नतीजे में क्या होगा? डेफिनेटली मेलानोमा रिजल्ट कर. तो P16 का ने कोड किसके लिए करना था? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के लिए इसने कोड करना था. और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर ने GIS ट्रांजिशन को रेगुलेट करना था बाय कीपिंग द RB ट्यूमर सप्रेसर जीन इन इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म. तो सेकंड CDKN2A पे लोकस पे जो जीन होती है जो कि इनहिबिट हो जाती है इन केस ऑफ मेलानोमा, दैट इज P14 जीन. P14 जीन ने ऑगमेंट करनी थी एक्टिविटी ऑफ P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिग्रेडेशन. इस दिन TP53 को इस एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना था बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिग्रेडेशन. तो RB जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की इनएक्टिवेशन होती है वाया द P16 एंड P14 जीन्स ऑन दी लोकस CDKN2A इन केस ऑफ मेलानोमा. तो ये बात समझ में आ गई. तो अभी हमने दो म्यूटेशन पढ़ ली हैं P16 में और P14 में. आगे बात करते हैं. अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जो मेलानोमा की ग्रोथ होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं. एक तो सुपरफिशियल स्किन पे ग्रोथ हुई होती है एट द लेवल ऑफ डर्मा एपिडर्मल जंक्शन, और दूसरी इसकी रेडियल ये होती है रेडियल ग्रोथ, ये होती है इसकी वर्टिकल ग्रोथ. तो डेफिनेटली वर्टिकल ग्रोथ मतलब डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगी तो वो ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा मेटास्टेटिक है, जबकि जो रेडियल ग्रोथ है वो थोड़ी अर्ली स्टेज की ग्रोथ होती है. ठीक है. ये दो बातें अपने माइंड में रखनी है. खैर, तो जो अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेज होता है मेलानोमा का, उसमें हमें जस्ट लेटरल एक्सपेंशन मिलती है मेलानोसाइट्स के लॉन्ग द डर्मा एपिडर्मल जंक्शन. स्टार्ट में खाली लेटरल एक्सपेंशन होती है, कुछ उसमें मेटास्टेटिक नहीं होता. ठीक है.
इसको हम लेंटिजिनस हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं और लेंटिजिनस कंपाउंड नेवस भी कहते हैं एट दिस स्टेज ना, अभी जस्ट रेडियल या हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है ट्यूमर की, ठीक है। उस स्टेज पे हम उसे लेंटिजिनस हाइपरप्लेजिया कहेंगे या लेंटिजिनस कंपाउंड नेवस कहेंगे, ये पहली स्टेज है, ठीक है। देन ये होता है इट प्रोग्रेसेस टू द फेज ऑफ मेलानोमा इन सीटू। पहले क्या हुई, लेंटिजिनस स्प्रेड, सेकंड क्या हुआ, मेलानोमा इन सीटू। अच्छा, उसमें ये होता है कि रेडियल ग्रोथ बढ़ जाती है विद इन द एपिडर्मिस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, जब रेडियल ग्रोथ होती रहेगी विद इन द एपिडर्मिस, उसे कहेंगे मेलानोमा इन सीटू। उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज होता है ये कि मेलानोमा सेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेड और मेटास्टेसाइज, ठीक है। जब रेडियल ग्रोथ होगी तो मेटास्टेसिस भी नहीं हो रहा, इन्वेजन भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन विद टाइम वर्टिकल ग्रोथ फेज सुपरवीन करता है रेडियल ग्रोथ फेज को। उसमें क्या होता है, ट्यूमर डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है इनटू द डीपर डर्मल लेयर्स एज एन एक्सपेंसाइल मैस लैकिंग द सेलुलर मैच्योरेशन, ठीक है। जब वो डीपर लेयर्स में जाएगा तब उसको सेलुलर मैच्योरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मैच्योरेशन नहीं होगी, मैच्योर सेल्स होंगे तो ज़्यादा उनका मैलिग्नेंट पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इवेंट ऑफन इज हेराल्डेड बाय डेवलपमेंट ऑफ अ नोड्यूल। जब वो जाता है ना वर्टिकल फेज ग्रोथ फेज में, तब वो नोड्यूल की शक्ल ले लेता है, ठीक है। पहले फ्लैट लीजन थी, बाद में वो नोड्यूल की शक्ल लेता है, कोरिलेट्स विद द इमर्जेंस ऑफ मेटास्टेटिक पोटेंशियल, ठीक है। जैसे वो डीपर स्ट्रक्चर में जाएगा तब वो इमेच्योर भी हो जाएगा, तब वो ऊपर नोड्यूल भी बना देगा, तब उसमें मेटास्टेटिक पोटेंशियल भी आ जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मतलब वर्टिकल फेज ग्रोथ मेटास्टेटिक ग्रोथ फेज है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि एक तो हमने P16 और P14 में म्यूटेशन देखी, जिसको हमने CDKN2A का नाम लिया, लेकिन वो हमने मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं इन द फेमिलियल डिस्प्लास्टिक नेवस, उसमें ये म्यूटेशन अगर होती हैं तो मेलानोमा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी म्यूटेशन होती हैं जो मेलानोमा इन सीटू को डेवलप कराती हैं इनटू मैलिग्नेंट मेलानोमा। वो कौन सी म्यूटेशन हैं उनकी हम बात करते हैं। सो जब हमने DNA सीक्वेंसिंग की फेमिलियल और स्पोरेडिक केसेस को, हमने ये देखा कि जो मिथाइन नेवस था उसमें सर्टन पैथोजेनेसिस हुई। उसमें क्या ऐसी मोलिकुलर पैथोजेनेसिस हुई कि वो मैलिग्नेंट होगा। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में जो इनिशिएटिंग इवेंट था वो था एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द BRAF और रास पाथवे और BRAF पाथवे में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हुई तो बिनाइन नेवस कन्वर्ट हुआ इनटू मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। अच्छा, वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस में तो खैर बिनाइन नेवस ही होता है, इसके नतीजे में जस्ट बिनाइन नेवस ही बनता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इन म्यूटेशंस के अलावा कुछ और भी म्यूटेशन आती हैं, कोई और भी सुपरवीनिंग म्यूटेशन आती हैं जो इसको फिर बिनाइन नहीं रहने देती, ठीक है। इसको मेलानोमा इन सीटू बना देती हैं। उस पर हम ये देखते हैं कि फर्दर हार्बरिंग होती म्यूटेशंस की जो कि एक्टिवेट करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज। टीलोमरेज हमें पता है कि ये एक ऐसा एक एंटीडोट उसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा एंटीडोट है जिसकी वजह से सेल्स सीनेसेंस में नहीं जाते, सेल एजिंग प्रोसेस में नहीं जाते और सेल्स डिवाइड करते ही रहते हैं। नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि सेल्स को आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे शुड डाई, दे शुड एज एंड दे शुड लूज देयर डिवाइडिंग पोटेंशियल, बट कर्टसी टीलोमरेज दे लूज देयर एजिंग पोटेंशियल और सेनेसेंस पोटेंशियल, वो डिवाइड करते ही रहते हैं, ठीक है। सो एक तो रास में और BRAF में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो रही है, इसके अलावा एक्सप्रेशन बढ़ रहा है टीलोमरेज एंजाइम का, जिसने क्या किया एंटीडोट प्रोवाइड कर दिया टू सेनेसेंस, मतलब सेल डाई नहीं करेंगी, यूजुअल बिनाइन नेवस डाई नहीं करेगा विद एडिशनल म्यूटेशन। इसके अलावा हम और भी म्यूटेशन देखते हैं। अच्छा, इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने P16 और P14 में बात की ना, उसके बाद हमने बात की BRAF में और रास पाथवे में, उसके बाद हमने बात की टीलोमरेज की इंक्रीज और एक्सप्रेशन की, और हम किन म्यूटेशन की बात कर सकते हैं पॉसिबली, वो भी देखते हैं। अच्छा, ये जो CDNK2 है, ये तो हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं इसकी, केस में P16 ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन होगी, और इसकी जो इनकोडेड म्यूटेशन होती है P16 में, वो शिफ्ट करता है इसको टू इन्वेसिव वर्टिकल फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हमने बात की थी कि स्टार्ट में जो म्यूटेशन होगी ना, अभी एक बिनाइन नेवस पड़ा है, उसका कोई बुरा रोल नहीं है, उसने कुछ नहीं करना था, लेकिन उसमें फर्स्ट क्या आई, BRAF आई, और साथ में क्या आया, उसमें रास पाथवे में म्यूटेशन आई, उसने इसको बना दिया कार्सिनोमा इन सीटू या मेलानोमा इन सीटू, ठीक है। अब मेलानोमा इन सीटू में आएगा जब CDNK2A या P16 और P14 म्यूटेशन, तो वो कन्वर्ट होगा इनटू इन्वेसिव वर्टिकल फेज ऑफ ग्रोथ, या उसको हम मैलिग्नेंट मेलानोमा कहेंगे, ठीक है। ये बताना चाहिए। इसके अलावा अगर साथ UV लाइट एक्सपोजर भी आ जाएगा तो फर्दर सोने पे सुहागा, और अगर P53 म्यूटेशन आ जाएंगी, P10 में म्यूटेशन आ जाएंगी तो फर्दर वो एन्यूप्लोरिटी हो जाएगा, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसको हेटेरोजेनिटी आएगी ट्यूमर में, तो फर्दर जितनी ज़्यादा एक्वायरमेंट हो रही है ना म्यूटेशंस की, उतनी ज़्यादा ही उसमें मैलिग्नेंसी, उसमें उतनी ज़्यादा ही एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, उतना ही बिनाइन से मैलिग्नेंट तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है कि स्टार्ट में एक बिनाइन नेवस था, उसमें BRAF और रास पाथवे में म्यूटेशन आई, तो वो थोड़ा सा यू कैन से मैलिग्नेंसी की तरफ गया, लेकिन साथ में जब BRAF और रास पाथवे एक्टिवेट हुआ, साथ ही टीलोमरेज की भी एक्टिवेशन होगी, तो इन दोनों की कर्टिसी से बिनाइन नेवस बन गया लीजन विद एटीपिया। लीजन विद एटीपिया ने मेलानोमा बना दिया, लेकिन अभी जस्ट वो रेडियल फेज ऑफ ग्रोथ तक है, ठीक है। रेडियल फेज ऑफ ग्रोथ में हमें चाहिए लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ P16 जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन थी, ठीक है। जब लॉस ऑफ फंक्शन होगा P16 का भी, तो मेलानोमा वर्टिकल ग्रोथ फेज में एंटर होगा। वर्टिकल ग्रोथ फेज में एंटर होने के बाद जब लॉस हो जाएगा P53 का और P10 म्यूटेशन का, तब हो जाएगा टुवर्ड्स मेटास्टेसिस। तो एज यू कैन सी कि वी कैन से सब्सिक्वेंट एक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशंस आर लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी मेटास्टेटिक एंड, ठीक है।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिनाइन नेवस था, उसमें बी रैफ और रास में म्यूटेशन आई, साथ में टेलोमेरेज एक्टिवेशन हुई और लीजन बन गई विद एटीपिया। लीजन विद एटीपिया ने प्रोग्रेस किया टुवर्ड्स मेलानोमा रेडियल फेज ग्रोथ। रेडियल फेज ग्रोथ में जब आई लॉस ऑफ P16 म्यूटेशन तो वो हुआ मेलानोमा विद वर्टिकल फेज ग्रोथ। उसमें जब P53 और P10 म्यूटेशन तो वो बन गया मेटास्टेटिक ट्यूमर। ठीक है, ये बात है बस इसमें। बाकी हम ये कहते हैं कि ये तो हमने बात कर ली थोड़े जो टिपिकल मेलानोमास है ना उनकी, लेकिन कुछ एटिपिकल मेलानोमास भी होते हैं, लाइक वो मेलानोमा जो कि म्यूकोजल साइट्स पर हैं, ये वो मेलानोमा जो कि नॉन एक्सपोज्ड एक्रल साइट्स हम कहते हैं, पाम, सोल, हैंड्स, फीट यहाँ पर जो होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो इन केसेस में जो एटिपिकल मेलानोमा है इसमें हम देखते हैं कि म्यूटेशन इन सब में नहीं होती हैं, हमें म्यूटेशन नज़र आती हैं किट पाथवे में। ठीक है, किट एक टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसमें हमें म्यूटेशन मिलती है। और अच्छा तो जो एक्रल साइट्स पर हैं, ये जो म्यूकोजल साइट्स मेलानोमा उसमें हमें किट में म्यूटेशन मिल रही है, और जो है यूविया में मेलानोमा भी होती है, यूविया में पिगमेंट तो है ना, तो या मेलानोसाइट्स वहाँ पे भी यूविया में, तो यूविया में मेलानोमा बन रहा है उसमें हमें देखते हैं कि GTP बाइंडिंग प्रोटीन से म्यूटेशन हो रही है, या GNAQ में या GNA11 म्यूटेशन। तो GNAQ में और GNA11 में यूविया के लेवल पे हो रही है, किट पाथवे में हो रही है इन केस ऑफ एक्रल साइट्स या म्यूकोजल साइट्स का मेलानोमा। ठीक है, ये बात होगी। फिर हमने ये कहा कि नॉर्मली अगर कहीं पर मेलानोमा स्टार्ट हो रहा है टू डेवलप, वहाँ पे एक ट्यूमर के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन ट्यूमर की कैपेबिलिटी है कि ये इवेड करता है, ये अवॉइड करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, और इसी वजह से इसका प्रोग्रेशन भी होता है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो अगर हम कुछ किसी तरह से मेलानोमा स्पेसिफिक टी सेल्स की एक्टिवेशन करा दें, ठीक है, मेलानोमा स्पेसिफिक टी सेल्स को जो वो जिससे वो बच रहे हैं मेलानोमा, उन टी सेल्स को एक्टिवेट करा दें तो हम इस ट्यूमर से बच सकते हैं या इसको क्योर कर सकते हैं। तो बस ये बताना चाहिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है मेलानोमा की वो भी देख लेते हैं। तो एक बात तो ये कि ये इसमें स्ट्राइकिंग वेरिएशंस होती हैं इन पिगमेंटेशन। ठीक है, नॉर्मली जो निवस होता है, जो मोल होता है, तिल होता है, वो एक ही कलर का होगा, ब्लैक हो तो ब्लैक कलर का होगा, लेकिन एक मेलिग्नेंट मेलानोमा है ना, या सिंपली एक मेलानोमा है, उसमें हम देखेंगे कहीं से उसको उसका डार्क कलर है, कहीं से उसका लाइट कलर है, कहीं से उसका ब्राउन है, कहीं से टैन ग्रे है, कहीं से उसका ब्लैक है, कहीं से रेड है, वेरिएशन ऑफ कलर्स नज़र आती हैं हमें इन केस ऑफ इन पिगमेंटेशन केस ऑफ मेलानोमा। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, डार्क, ब्लू, ग्रे, ठीक है, डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, और जो बॉर्डर्स होंगे वो भी रेगुलर होंगे मेलानोमा के केस में। ठीक है, और नॉच भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या मिलता है कि जो सेल्स हैं वो पुअरली नेस्ट की फॉर्म में होते हैं या एज इंडिविजुअल सेल्स पड़े होते हैं एट ऑल लेवल्स ऑफ एपिडर्मिस, मतलब पैजिटॉइड स्प्रेड, मतलब कि जितना भी लेवल है एपिडर्मिस का पूरे लेवल पे हमें मेलानोसाइट्स मिलेंगे, और वो इंडिविजुअली पड़े हो सकते हैं और नॉर्मल से नेस्ट बना के पड़े हो सकते हैं, और ये एक्सपेंसाइल डर्मल नोड्यूल्स की फॉर्म में पड़े हो सकते हैं। तो मतलब वो मतलब जस्ट एपिडर्मिस में पड़े हो सकते हैं और डर्मल नोड्यूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी उसकी रेडियल, हम ये इसीलिए कहते हैं कि उसकी रेडियल ग्रोथ भी होती है और वर्टिकल ग्रोथ फेज भी होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें कुछ जगहों पर ब्रिस्क लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट भी मिल सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स भी हुआ था, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स ने उसको रोकने की कोशिश की थी। अच्छा हम कहते हैं जैसे से थिकनेस बढ़ती रहती है ना किसी मेलानोमा की, तो इट कोरिलेट्स विद द डिग्री ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, और उसको हम कहते हैं ब्रेस्लो थिकनेस। ब्रेस्लो थिकनेस हम ये करते हैं कि हम जो एपिडर्मल लेयर की जो ग्रेन्युलर लेयर है वहाँ से लेकर नीचे जितनी भी उसने इन्वेड किया हो ना एपिडर्मिस को, डर्मिस को, नीचे के डीपर स्किन स्ट्रक्चर्स को, उस पूरी थिकनेस को मेजर करते हैं। इसको हम कहते हैं दैट दिस इज ब्रेस्लो थिकनेस। ठीक है, ब्रेस्लो थिकनेस का नाम याद रखना है, ये सिंपली एक डिग्री ऑफ इन्वेजन है एक मेलानोमा की। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल जो मेलानोमा सेल्स होते हैं यूजुअली लार्जर देन द नेवर सेल्स, नेवर सेल्स वो थोड़े लार्जर होते हैं, उनके न्यूक्लियाई भी लार्जर होते हैं और रेगुलर कॉन्टूर्स होता है उन सेल का, और देयर क्रोमेटिन इज जस्ट क्लम्प्ड एट द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये सेल है तो लार्जर है, उसका न्यूक्लियस भी लार्जर है, और जिसमें क्रोमेटिन है वो क्लम्प हुआ है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, अच्छा और जो उसका न्यूक्लियाई हैं वो भी चेरिड इओसिनोफिलिक हैं। ठीक है, और बस ये बातें हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके वो देख लेते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। एनीवे, तो हमने कहा कि ये एक तो मोस्टली तो स्किन पर ही होती हैं, लेकिन दे कैन ऑल्सो अकर इन द ओरल रीजन, एनोजेनिटल म्यूकोजा सर्विसेज, मतलब म्यूकोजा पे भी होते हैं, ओरल म्यूकोजा, एनोजेनिटल म्यूकोजा, एसोफेगस, मेनिंजीज, इवन आई में भी होते हैं द लेवल ऑफ यूविया। ठीक है, इसके अलावा कुटेनियस, मतलब लेकिन जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये कुटेनियस मेलानोमा, स्किन मेलानोमा के हैं। एक तो ये कि जो मेलानोमा होता है यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट समटाइम्स ये इससे खारिश हो सकती है, प्यूरेटिक सिम्टम दे सकता है, पेन के सिम्टम दे सकता है, और हम इसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि हमें ना यू कैन से सडन चेंज इन कलर ऑफ मेलानोमा मिलता है, या सडन चेंज इन द कलर ऑफ नेवस मिलता है, सडन चेंज इन द साइज ऑफ पिगमेंटेड लीजन मिलती है। तो उसमें हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखना है वाइल आइडेंटिफाइंग मेलानोमा। ये तो रैपिड इन्लार्जमेंट होती है प्री एग्जिस्टिंग नेवस की, लेकिन एक मुंह पे तिल था लेकिन सडन उसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है, सडन इन्लार्जमेंट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग नेवस। सेकेंडली इचिंग हो या उस पर पेन हो। ठीक है, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पिगमेंटेड लीजन ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ, नया एक पिगमेंटेड लीजन बनी है। फोर्थ एक इरेगुलर बॉर्डर्स ऑफ पिगमेंटेड लीजन की। फिफ्थ वेरिएशन ऑफ कलर है विद
इन द पिगमेंटेड लीजन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ कलर, इरेगुलर बॉर्डर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पिगमेंटेड लीजन, इचिंग और पेन इन लीजन, रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लीजन, ये हमने चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोटेनियस मेलानोमा के। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि इसको हम ABC से डिफाइन करते हैं। ए है एसिमेट्री ऑफ द लीजन, इरेगुलर बॉर्डर ऑफ द लीजन, एबनॉर्मल कलर ऑफ द लीजन या वेरिएशन ऑफ कलर ऑफ लीजन, लार्ज डायमीटर लाइक मोर देन 6 मिलीमीटर, और इवोल्यूशन ऑफ द ट्यूमर या इवोल्यूशन ऑफ द नेवस विद टाइम, मतलब प्री एग्जिस्टिंग नेवस से उसकी एवोल्यूशन हो, ठीक है, उसमें चेंजेस आए, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जो सुपरफिशियल लीजन है वो तो क्योरेबल होती है, लेकिन जो मेटास्टेटिक होती है मेलानोमा वो फिर पूरा प्रोग्नोसिस कैरी करता है। और बाकी ये लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस की इट इज़ प्रिडिक्टेड बाय द मेजरिंग द डेप्थ ऑफ इन्वेजन इन मिलीमीटर्स, ठीक है। इसको हम ब्रेस्लो थिकनेस कहते हैं, ग्रेनुलर लेयर से जो नीचे थिकनेस होती है उसको। और इसके अलावा अगर ट्यूमर का हाई माइटोटिक रेट है तो भी उसको पूरा प्रोग्नोसिस होगा। उसका अगर इट इज़ अनएबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स तो भी उसका पूरा प्रोग्नोसिस होगा। इसके अलावा मेटास्टेसाइज करके लंग में जाता है, लिवर में जाता है, ब्रेन में जाता है, लाइक हेमेटोजेनसली कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और हम इसके सेंटिनल नोड्स से इसको अग्रेसिवनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी यही है कि अगर हम ऐसे अगर हम BRAF या किट जो म्यूटेंट BRAF होता है या जो म्यूटेंट किट टायरोसिन काइनेसिस, अगर हम इनके अगेंस्ट इनहिबिटर्स यूज़ करें तो हम डेफिनेटली उन ट्यूमर से बच सकते हैं जो कि BRAF और किट म्यूटेशंस वाले हैं ना, ठीक है। सो BRAF और किट म्यूटेशन इनहिबिटर्स या इनहिबिटर्स ऑफ द म्यूटेंट BRAF एंड किट receptors can be used in order to fight this tumor, ठीक है। अच्छा, इसका हम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, लाइक जो GIS पाथवे है, अगर उससे रैपिडली ट्यूमर गुजर रहा है तो अब उस पाथवे का इनहिबिटर यूज़ करें तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं अगेंस्ट द रिसेप्टर्स ऑन द और प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ T लिम्फोसाइट। यूजुअली जो सर्फेस ऑफ T लिम्फोसाइट से प्रोटीन होते हैं ना, वो T लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं या उसके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो अगर हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ दें जो प्रोटीन्स को उन प्रोटीन्स को इनहिबिट कर, जिन्होंने T सेल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करना था, तो वो प्रोटीन से इनहिबिट हो जाएंगे, लेकिन जो T सेल्स उनका रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और साइटोटॉक्सिक T सेल्स ट्यूमर से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो एक तो हम एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो ये हो सकती हैं जिससे T लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम BRAF और किट के इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम BRAF इनहिबिटर्स कहते हैं। तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा। इसी को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द पैथोमा। उसमें ये लिखा हुआ है कि मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म है ऑफ द मेलानोसाइट्स को मेलानोमा कहते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है फ्रॉम द स्किन कैंसर। यूवी लाइट एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा इंपॉर्टेंट है, एल्बिनिज्म इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स इसका रिस्क फैक्टर होता है डिस्प्लास्टिक नर्वस सिंड्रोम जो कि फेमिलियल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, ABCD की अप्रोच याद रखनी है। एसिमेट्री हो, अगर ट्यूमर की बॉर्डर्स इरेगुलर हों, B से कलर यूनिफॉर्म ना हो, और डायमीटर मोर देन 6 मिलीमीटर, तो दैट इज डेंजरस। रेडियल फेज ग्रोथ होता है, वर्टिकल फेज ग्रोथ है, रेडियल फेज है हॉरिजॉन्टल है अलोंग द डर्मोएपिडर्मल जंक्शन, और उसका लो रिस्क है मेटास्टेसिस का। जो वर्टिकल फेज ऑफ ग्रोथ है उसका ज़्यादा है, मेटास्टेसिस का रिस्क एक्सटेंशन होती है डीप लो इन द डर्मिस, ठीक है। अच्छा, फिर वेरिएंट्स मेलानोमा को हैं कि एक तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होता है जिसको हम रेडियल फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं, लेंटिको मेलिग्ना मेलानोमा भी होता है जो कि लेंटिजेनस प्रोलिफरेशन होते हुए रेडियल ग्रोथ ही को कहते हैं, मैंने पहले बताया भी है। नोड्यूलर में हमें अर्ली वर्टिकल ग्रोथ मिलती है, पूरा प्रोग्नोसिस कैरी करते हैं। इसके अलावा जो एक्रल लेंटिजेनस है, एक्रल हम यूज़ करते हैं फॉर पाम्स और सोल्स, और यहाँ पर भी होता है इसका, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मेलानोमा एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल।